अगर किसी लड़की की आंखों में मौत का नशा हो तो क्या वो इस दुनिया के लिए खतरा बन सकती है? अगर वो लोगों को छूकर उनका अतीत और भविष्य देख सके तो सोचिए, क्या वो सिर्फ एक बच्ची है या कुछ और? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे इमोशंस नहीं आते, लेकिन इंसान के अंदर छुपे राज वो पल भर में जान जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है वेंसडे की, एक रहस्यमयी, खतरनाक और जुनूनी बच्ची की जो मौत को बस एक खेल समझती है। ये कहानी है 13 साल की वेंसडे एडम्स नाम की एक अजीब लेकिन बेहद खास लड़की की। एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर ना कोई हंसी थी, ना कोई गम, बस एक ठंडी, रहस्यमयी नजर। वो अक्सर खुद से ये सवाल किया करती थी, मरने के बाद इंसान कहा जाता है? और शायद इसी सवाल ने उसके भीतर मौत के लिए एक अजीब सा जुनून पैदा कर दिया था। उसे काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना पसंद था। वो बाकी बच्चों से एकदम अलग थी। अब कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां वेंसडे अपनी गहरी, डरावनी आंखों से स्कूल के कॉरिडोर में चल रही होती है। जैसे ही वो अपना लॉकर खोलती है, उसे अंदर एक चौंकाने वाला नजारा दिखता है। उसका छोटा भाई रस्सियों से बंधा हुआ होता है और उसके मुंह में एक एप्पल ठूंसा गया होता है। वो जल्दी से उसकी रस्सियां खोलती है, लेकिन तभी उसे आता है एक विजन। उस विजन में वो देखती है कि कुछ लड़के उसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। यहां हमें पता चलता है कि वेंसडे के पास एक अनोखी शक्ति है। वो जिसे भी छूती है उसका अतीत और भविष्य दोनों देख सकती है। और फिर आता है उसका बदला। जब उसे पता चलता है कि ये काम स्विमिंग टीम के लड़कों ने किया है, तो वो 2 बैग में भरकर पिराना फिशेस, जो बेहद खूंखार और मांस खाने वाली मछलियां होती है, ले आती है। फिर जैसे ही वो लड़के स्विमिंग पूल में होते हैं, वेंसडे चुपचाप उन मछलियों को पूल में छोड़ देती है। पूरा पूल खून की प्यासी मछलियों से भर जाता है और वो लड़के अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और तब वेंसडे सिर्फ एक बात कहती है, मेरे भाई को सिर्फ मैं परेशान कर सकती हूं और कोई नहीं। सीन कट होता है वेंसडे के माता पिता मोर्टिशिया और गोमेज से। दोनों अपनी बेटी की अजीबोगरीब हरकतों से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि अब उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है। वेंसडे को भेजा जा रहा है नेवरमोर अकेडमी, एक ऐसा रहस्यमयी स्कूल जहां हम बच्चे नहीं, बल्कि वो आते हैं जिनके अंदर छिपी होती है कोई खास ताकत, कोई अलौकिक शक्ति। इस अकेडमी में बच्चों को न सिर्फ अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाना सिखाया जाता है, बल्कि उन्हें दुनिया से छुपाकर जीना भी सिखाया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि वेडनेसडे के पिता गोमेज भी कभी इसी अकेडमी के स्टूडेंट रह चुके हैं, यानी उसकी विरासत में ही छिपा है कुछ रहस्यमय, कुछ असाधारण। सीन कट होता है और अब कैमरा एक नए किरदार पर फोकस करता है, एक होशियार लेकिन अकेला हैकर। वो अकेडमी के पास वाले रहस्यमयी जंगल में दाखिल होता है। घना सन्नाटा, झाड़ियों की सरसराहट और पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक खतरनाक रहस्य। अचानक एक भयानक अनजाना जीव उस पर हमला करता है। एक चीख गूंजती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अगले ही दिन उस इलाके के एक पुलिस ऑफिसर को जंगल में हैकर की खून से लथपथ लाश मिलती है। जब वो इलाके की जांच करता है तो ये साफ हो जाता है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई रहस्यमयी और खौफनाक घटनाएं यहां हो चुकी हैं। अब सवाल यह है, इस जंगल में कौन है जो एक एक करके लोगों को अपना शिकार बना रहा है? और क्या वेडनेसडे इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? दूसरी ओर वेंसडे की मुलाकात होती है प्रिंसिपल लरिसा वीम से, जो खुद भी एक शिफ्टर रूप बदलने वाली होती है और इस अकेडमी की मुखिया है। लरिसा वेंसडे को उसकी रूममेट एनिड से मिलवाती है, जो एक चुलबुली, रंग बिरंगी और जोशीली लड़की होती है और एक वेयरवुल्फ, भेड़िया इंसान। एनिड और वेंसडे की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल उलट होती है। एनिड को चमकीले रंगों से प्यार था, इसलिए उसने अपने कमरे को रेनबो के कलर से सजा रखा था। वहीं वेंसडे की दुनिया काले और डार्क शेड्स में लिपटी हुई थी, जैसे उसकी आत्मा। बाद में एनिड वेंसडे को पूरे अकेडमी का टूर कराती है और उसे वहां के 4 अलग अलग क्लिक्स यानी ग्रुप्स के बारे में बताती है। फैंग्स, ये वैम्पायर्स का ग्रुप होता है। फर्स, इसमें वेयरवुल्फ्स शामिल होते हैं। स्टोनर्स, ये वो लोग होते हैं जो अपनी आंखों से लोगों को पत्थर में बदल सकते हैं और इनके सिर पर सांप जैसे बाल होते हैं। स्केल्स यानी जलपरिया, जो मन को पढ़ सकती हैं
और लोगों को अपनी बातों में उलझा सकती है। इसी ग्रुप में सबसे ज्यादा चर्चित नाम सामने आता है बायंका बार्कले का। वो एक बेहद सुंदर और चालाक जलपरी थी और एकेडमी की सबसे पॉपुलर लड़की भी। बियांका का एक्स बॉयफ्रेंड जेवियर भी इस एकेडमी का हिस्सा होता है, जिसे ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वो अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स को हकीकत में बदल सकता है। जब वेंसडे के माता पिता एकेडमी से विदा लेते हैं, तब उसके पिता एक खास निगरानी भी छोड़ जाते हैं। एक कटा हुआ मगर जिंदा हाथ, जिसे थिंग कहा जाता है। ये हाथ वेंसडे पर नजर रखता है, उसकी मदद करता है और कहीं ना कहीं उसका इकलौता सच्चा साथी भी बन जाता है। इसके बाद वेंसडे तलवारबाजी की क्लास में पहुंचती है। उसका इरादा साफ है, वो अब हार मानने वालों में से नहीं। सामने उसका प्रतिद्वंदी भी तैयार खड़ा है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। एक के बाद एक वार, न कोई पीछे हटता है न कोई गलती करता है। स्कोर बराबरी पर आ जाता है। इसी बीच बायंका कुछ ऐसा कहती है जिससे माहौल सन्न रह जाता है। अब ये खेल तब तक नहीं रुकेगा जब तक किसी एक के शरीर से खून ना बहे, और मैं ये बिना हेलमेट के खेलूंगी। ये सुनते ही एक बार फिर मुकाबला शुरू होता है, लेकिन अब ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जंग बन चुका है। दोनों तलवारें आग बरसाने लगती है। एक तीखा वार आता है। वेंसडे को तलवार लगती है और उसके सर से खून की धार निकलती है। वो हारती नहीं, लेकिन ये राउंड प्रतिद्वंदी जीत जाती है। वेंसडे को तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाता है। कुछ ही देर बाद जब वेंसडे पट्टी बंधवाकर बाहर निकलती है, तभी ऊपर से एक विशाल चट्टान, जो एक बर्ड की आकृति जैसी दिख रही थी, उसके सिर पर गिरने वाली होती है। लेकिन तभी कोई आता है और वेंसडे को धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है। पूरा माहौल रहस्यमय हो जाता है। क्या यह महज एक हादसा था या किसी की चाल? कुछ समय बाद वेंसडे अपने कमरे में लौटती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, उसे एक अजीब सा एहसास होता है। कोई है, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वो पूरे कमरे को ध्यान से खंगालती है और बेडशीट के नीचे उसे वो दिखाई देता है, एक रहस्यमयी प्राणी। पर वो डरती नहीं। वो तुरंत समझ जाती है ये माँ पापा की चाल है। वो प्राणी से ठंडे लहजे में कहती है, अगर मेरी मदद नहीं की तो अगली रात तुझे दराज में बंद कर दूंगी। डर के मारे वो वादा करता है, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। अब बात करते हैं उस पिरान्हा प्रैंक की, जिसने वेडनेसडे को मुसीबत में डाल दिया। उस हरकत की वजह से उसे एक मेंटल थेरेपिस्ट से मिलने भेजा जाता है। लरिसा, जो नेवरमोर एकेडमी की हेड मिस्ट्रेस है, उसे जांच के लिए पास के कस्बे में ले जाती है। वहां वेंसडे एक थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन अपना कोई भी राज नहीं खोलती। वो बस मुस्कुराती है और अपने दिमाग में एक प्लान बना लेती है। थेरेपी से बचने के बहाने बाथरूम जाती है और खिड़की से छलांग लगाकर वहां से भाग जाती है। भागते वक्त वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसे आता है एक भयानक विजन। वो देखती है कि उस आदमी की कार एक्सीडेंट में चकनाचूर होने वाली है। वो डर जाती है और खुद को शांत करने के लिए एक कैफे में चली जाती है। वही उसकी मुलाकात होती है टाइलर से। टाइलर पुलिस वाले का बेटा है और इस समय कैफे में कॉफी बेच रहा होता है। वो कॉफी मशीन ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन इटालियन में है। वेंसडे मुस्कुराती है, उसे इटालियन पढ़नी आती है। वो मशीन ठीक कर देती है और बदले में टाइलर से कहती है, अब तुम मुझे बस स्टेशन तक छोड़कर आओगे। लेकिन कहानी में नया मोड़ आता है। तभी वहां धमकते हैं वही लड़के जिन्होंने वेंसडे के छोटे भाई को टॉर्चर किया था। वो अब वेंसडे को भी डराने की कोशिश करते हैं। वो पहले उन्हें नजरअंदाज करती है, लेकिन जब हद पार हो जाती है तो वेंसडे का असली रूप सामने आता है। वो सबको एक एक करके गिरा देती है, अकेले, बिना डरे। तभी वहां आती है लरिसा पुलिस के साथ। जगह की हालत देखकर वो गुस्से से कांप उठती है और वेंसडे को जोरदार डांट लगाती है। इसके बाद वो निकल पड़ते हैं नेवरमोर एकेडमी की रहस्यमयी दुनिया की ओर। रास्ते में उनकी नजर एक टूटी फूटी कार पर पड़ती है जिसका बुरा एक्सीडेंट हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस कार में वही अजनबी बैठा था जिससे पहले वेंसडे की टक्कर हुई थी। उसी रात वेंसडे अपने वायलिन से एक बेहद डरावना, रूह कपा देने वाला म्यूजिक बजाती है। यह पूर्णिमा की रात थी और दूर कहीं भेड़ियों की डरावनी आवाज गूंज रही थी, जैसे रात भी कुछ कह रही हो। तभी एनेड वेंसडे को बताती है कि वो खुद को मेटामॉर्फ नहीं कर सकती।
यानी वो अपनी शक्ल नहीं बदल सकती, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकती। उधर टाइलर अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी थिंग उसके पास आता है और कहता है कि वेंसडे उससे बात करना चाहती है। डर के मारे टाइलर मान जाता है और वेंसडे से वीडियो कॉल पर बात करता है। वेंसडे उसे हार्वेस्ट फेयर में मिलने के लिए बुलाती है, ये कहकर कि वो दोनों वहां मजे करेंगे। लेकिन हकीकत में वेंसडे का इरादा था वहां से भाग निकलने का। फेयर में लेरिसा वेंसडे पर बाज जैसी निगाह रखती है। इसके बावजूद वेंसडे टाइलर से मिलने में कामयाब हो जाती है। दोनों भागने ही वाले होते हैं कि अचानक वेंसडे की मुलाकात अपने क्लासमेट रॉवन से हो जाती है। रॉवन बिना कुछ बोले भाग जाता है, सीधा जंगल की ओर। उसे देखते ही वेंसडे को एक भयानक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि रॉवन जंगल में किसी के हाथों बेरमी से मारा जा रहा है। डर और बेचैनी में वेंसडे भागने का प्लान बदल देती है और रॉवन को बचाने जंगल की ओर दौड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, रॉवन अपनी टेलीकिनेसिस की ताकत से उसे पेड़ के तने से हवा में लटका देता है। फिर वो वेंसडे को अपनी मां के बारे में बताता है, जो भविष्य देख सकती थी। उसकी मां ने 25 साल पहले एक रहस्यमयी स्केच बनाया था, जिसमें दिखाया गया था कि वेंसडे नेवरमोर अकेडमी को बर्बाद कर देगी। रॉवन कहता है कि इससे पहले कि वो भविष्य सच हो, उसे वेंसडे को खत्म करना होगा। वो अपनी जादुई ताकत से उसका गला घोंटने लगता है। लेकिन तभी एक डरावना भयानक राक्षस जंगल के अंधेरे से प्रकट होता है। वो रॉवन पर टूट पड़ता है और उसे बड़ी बेरमी से मार डालता है और फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। वेंसडे दहशत में कांपती हुई जमीन पर पड़ी उस तस्वीर को उठाती है, वही स्केच जिसे रॉवन की मां ने बनाया था। तभी पुलिस चीफ और उसकी टीम वहां पहुंचती है, लेकिन उन्हें रॉवन की लाश नहीं मिलती। वो गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। कहानी आगे बढ़ती है और सीन खुलता है पुलिस हेडक्वार्टर में, जहां वेंसडे और पुलिस हेड आमने सामने बैठे हैं। हेड उसे बताता है कि जो कुछ भी हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। लेकिन जब वेंसडे उस खतरनाक क्रिएचर की बात करती है तो हेड को उस पर भरोसा नहीं होता। उसे यकीन है कि ये सब कोई नेवरमोर एकेडमी का स्टूडेंट ही कर रहा है। इसी दौरान एक ऑफिसर कमरे में दाखिल होता है। उसकी नजर दरवाजे से बाहर जाते हुए रोवन पर पड़ती है, जो कि जिंदा था। वेंसडे जब अपने कमरे में लौटती है तो वहां तैयारियों का माहौल होता है। बोट रेस कंपटीशन की धूम है, एक वार्षिक रिवाज जिसमें एकेडमी के सभी हौस आपस में भिड़ते हैं। कुछ देर बाद लारिसा वेंसडे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बताती है कि रॉवन को एकेडमी से निकाल दिया गया है और इसके पीछे की वजह वो उसे नहीं बता सकती। वेंसडे को शक होता है और वो सोच समझकर थिंग को रॉवन का पीछा करने के लिए भेजती है। अब सीन बदलता है। रॉवन को एक रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है, जहां वो आसपास का मुआयना करने के बाद वॉशरूम में दाखिल होता है। वहां वो अचानक अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से थिंग रास्ता भटक जाता है और ये पल नहीं देख पाता। वहीं थोड़ी ही देर में वो बूढ़ा आदमी लारिसा का रूप ले लेता है। अब सच्चाई सामने आती है। असल में लारिसा ही अपना चेहरा बदलकर रोवन की मौत की सच्चाई को छुपा रही थी। बिना समय गवाए वेंसडे रोवन की मौत का सुराग ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं उसे टाइलर मिलता है, जो अपने पिता का पीछा करते हुए वहां पहुंचा था। कुछ देर खोजबीन के बाद वेंसडे को रोवन का टूटा हुआ चश्मा मिलता है। जैसे ही वो उसे उठाती है, उसे एक रहस्यमयी विजन आता है। उसमें वो देखती है कि रोवन के पास एक नीली रंग की किताब थी, जिसमें उसकी मां द्वारा बनाई गई एक रहस्यमयी तस्वीर छुपी हुई थी। जैसे ही मौका मिलता है, वेंसडे अपनी क्लास टीचर से मिलती है और उस किताब के बारे में पूछती है। टीचर बताती है कि वो किताब कभी नाइटशेड्स नाम के एक गुप्त स्टूडेंट ग्रुप से जुड़ी थी, लेकिन अब वो ग्रुप खत्म कर दिया गया है। इसके बाद वेंसडे चुपचाप रोवन के कमरे में दाखिल होती है और किताब की तलाश में उसके पलंग के नीचे देखती है। वहां उसे एक मुखौटा मिलता है, लेकिन तभी रोवन का रूममेट आ जाता है, जिससे बचने के लिए वेंसडे पलंग के नीचे छुप जाती है। वहीं उसी वक्त उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी कमरे में आ जाती है। दोनों की बातचीत से वेंसडे को एक नया राज पता चलता है। वो आने वाले बोट रेस में एनिड को हराने के लिए साजिश रच रहे हैं। अब वेंसडे चुपचाप वहां से निकल जाती है और ठान लेती है कि इस बार वो एनिड का साथ देगी
और इस प्रतियोगिता को जीतकर सभी को चौंका देगी। अगले दिन वेंसडे और एनेट एक धमाकेदार प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। ये कोई साधारण रेस नहीं थी। यहां हर चाल, हर धोखा, हर जादू, सब कुछ जायज था। और वेंसडे ऐसी प्रतियोगिता को कैसे हल्के में ले सकती थी? रेस में 4 टीमें भाग ले रही थी और नियम बड़ा साफ था। जो टीम तालाब में गिरे बिना डेस्टिनेशन तक पहुंचकर सबसे पहले वापस आएगी, वही बनेगी विजेता। जैसे ही रेस शुरू होती है, बायनका अपनी चाल चलती है। वो जेवियर को इशारा करती है, जो पहले से ही दूसरी टीमों को तबाह करने की तैयारी में था। वो तुरंत तालाब में कूदता है और एक नाव को पलट देता है, जिससे वो टीम सीधे पानी में गिरकर बाहर हो जाती है। दूसरी ओर वेंसडे और एनेट बड़ी होशियारी से आगे बढ़ रहे होते हैं और थिंग भी उन्हें चुपचाप मदद कर रहा होता है। थिंग की मदद से वो जेवियर को चालाकी से जाल में फंसा देते हैं। लेकिन तभी रेस के बीच में ही वेंसडे को एक रहस्यमयी विजन आता है। उसे एक अजनबी लड़की दिखाई देती है, हूबहू उसी की तरह दिखने वाली, लेकिन सुनहरे रंग की आभा लिए हुए। वो रहस्यमयी लड़की वेंसडे से कहती है, तू एक चाबी है। इस बात ने वेंसडे को भीतर तक झकझोर दिया। वो उलझन में पड़ गई। क्या मतलब था इसका? कौन थी वो लड़की? जैसे ही उसका विजन टूटता है और वो वापस असली दुनिया में आती है, उसे पता चलता है कि वो बाकी टीमों से थोड़ा पीछे रह गई है। लेकिन वेंसडे कभी हार नहीं मानती। वो अपने विरोधी की ही एक चाल को उस पर उल्टा इस्तेमाल करती है और रेस जीत जाती है। रेस खत्म होती है और पहली बार किसी नॉनसरन टीम ने यह प्रतियोगिता जीत ली थी। विनर को ट्रॉफी देने के लिए खुद प्रिंसिपल लैरिसा आती है। लेकिन वेंसडे, उसे लाइमलाइट पसंद नहीं। उसे भीड़ से अलग रहना ही बेहतर लगता है, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। वो पहुंचती है नेवरमोर एकेडमी के पुराने स्टूडेंट और मशहूर लेखक एडगर एलन पो की एक विशाल मूर्ति के पास। उसकी नजर मूर्ति के हाथ में पकड़ी एक पत्थर की किताब पर जाती है। ध्यान से देखने पर किताब के नीचे उसे एक रहस्यमयी निशान दिखता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा रोवन ने मरने से पहले उसे एक तस्वीर में दिखाया था। वेंसडे उस किताब को छूती है और वहां छुपी हुई कुछ पहेलियां खुलने लगती है। बिना वक्त गवाए वेंसडे उन्हें सुलझा लेती है। अब उसे मिलता है एक संकेत, 2 बार चुटकियां बजाओ। जैसे ही वो 2 बार चुटकियां बजाती है, मूर्ति के पीछे की दीवार खिसक जाती है। एक गुप्त रास्ता खुलता है और उस रास्ते में छुपा है एक रहस्यमयी कमरा। उस कमरे में वेंसडे को मिलती है रोवन की किताब, वही किताब जिसमें से रोवन ने वो तस्वीर फाड़ी थी। वो किताब को अपने बैग में रखने ही वाली होती है कि अचानक कोई उसका सिर काले कपड़े से ढक देता है। थोड़ी देर बाद जब कपड़ा हटाया जाता है तो वेंसडे देखती है वो जेवियर और कुछ अनजान स्टूडेंट से घिरी हुई है। ये सब नाइटशेड्स नाम के एक सीक्रेट ग्रुप के सदस्य हैं। यही उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल लैरिसा ने कभी इस ग्रुप को खत्म करने की कोशिश की थी। अब जेवियर वेंसडे से कहता है, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनो। लेकिन वेंसडे ठेठ अंदाज में जवाब देती है, मैं अकेली ही ठीक हूं। और वो वहां से बिना किसी डर के चली जाती है। इसके बाद सीन में एंट्री होती है लैरिसा की, जो सभी स्टूडेंट्स को आउटरीच डे के बारे में बताती है। ये एक खास दिन होता है जब नेवरमोर एकेडमी के स्टूडेंट्स शहर के आम लोगों यानी नॉर्मीज से मिलते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं और काम भी करते हैं, ताकि दोनों दुनियाओं के बीच की दूरी थोड़ी कम हो सके। फिर सभी स्टूडेंट्स शहर की ओर रवाना होते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, वेंसडे जेवियर को एक चौंकाने वाली बात बताती है, तुम्हारा रूममेट रोवन अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जेवियर को उस पर यकीन ही नहीं होता। वो साफ कहता है, रोवन मरा नहीं है, उसे तो बस एकेडमी से निकाला गया है। वेंसडे फिर उसे एक रहस्यमयी तस्वीर दिखाती है जो खुद रोवन की मां ने बनाई थी। जेवियर उस तस्वीर को ध्यान से देखता है और हैरानी से बोलता है, इस पेंटिंग में जो आदमी है वो तो जेरिको शहर का फाउंडर है, उसका नाम जोसेफ है। इतना सुनते ही वेंसडे के अंदर का जासूस फिर जाग जाता है और वो फैसला करती है कि अब उसे खुद जाकर पिलग्रिम वर्ल्ड यानी उस जगह जाना होगा जहां से जेरिको का इतिहास जुड़ा है। वही उसकी मुलाकात होती है यूजीन से, एक ऐसा लड़का जिससे वो पहले भी कीपिंग क्लब में मिल चुकी थी। वो दोनों फिर साथ घूमते हैं, बातों में खो जाते हैं और आसपास की अजीबोगरीब चीजों को गौर से देखने लगते हैं। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स अब मिलते हैं
वहां की देखरेख करने वाली केयरटेकर आंटी से, जो उन्हें एक पुराने रहस्यमयी थीम पार्क पिलग्रिम वर्ल्ड की सैर पर ले जाती है। वहां वो उन्हें क्रैकस्टोन की ऐतिहासिक कलाकृतियों के बारे में बताती है, लेकिन जहां बाकी बच्चे ऊब जाते हैं, वेंसडे को ये सब कुछ बेहद दिलचस्प लगता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो इस इतिहास को और गहराई से जानने के लिए उत्साहित हो जाती है। अर्ली नाम की एक महिला उसे बताती है कि उनके पास जोसेफ क्रैकस्टोन के खेतों में इस्तेमाल हुए औजार, बर्तन और पारिवारिक कमरे तक संरक्षित है। वेंसडे वहां काम करना चाहती है, लेकिन अर्ली उसे मना कर देती है क्योंकि वहां रेनोवेशन चल रहा होता है। इसलिए सभी को एक बेकरी जैसी जगह पर काम पर लगाया जाता है, जहां उन्हें टूरिस्ट्स को केक बांटना होता है। पर वेंसडे कब किसी नियम से बंधी है, वो चोरी छुपे क्रैकस्टोन के फैमिली रूम में घुस जाती है और वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें वही लड़की है जिसे वेंसडे ने अपने विजन में देखा था। थोड़ी देर बाद उसे वही किताब ही मिल जाती है जो उस लड़की के हाथ में थी, लेकिन किताब के सारे पन्ने खाली निकलते हैं। शक होते ही अचानक यूगीन और अर्ली वहां आ जाते हैं और वेंसडे को पकड़ लेते हैं। पूछताछ करने पर अर्ली बताती है कि वो असली किताब एक महीने पहले चोरी हो चुकी है। इसके बाद वेंसडे जाती है कॉफी शॉप में टाइलर से मिलने, जहां उन्हें क्रैकस्टोन की असली मीटिंग प्लेस का सुराग मिलता है, जो अब एक वीरान खंडहर बन चुका है। वेंसडे अपने भरोसेमंद साथी थिंग के साथ उसी जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में उन्हें एक बेघर बूढ़ा मिलता है, लेकिन थिंग उसे डराकर भगा देता है। तभी वेंसडे को एक और विजन आता है और वो पहुंच जाती है 400 साल पुराने अतीत में। वहां वो सुनहरे बालों वाली लड़की दिखती है, जिसे गांव वाले शैतान की बेटी कहकर जलाना चाहते हैं। क्रैकस्टोन खुद वहां आता है और उस लड़की को गुडी एडम्स कहता है, जो एक चुड़ैल है और उसे भी बाकी जादूगरों की तरह जिंदा जलाया जाना चाहिए। गुडी सच सामने रखती है कि जोसेफ ने उनकी जमीनें छीनी, मासूमों की जान ली और अब सच्चाई को भी जलाना चाहता है। क्रैकस्टोन आग लगा देता है और गुडी की मां समेत कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं, लेकिन गुडी किसी तरह एक गुप्त रास्ते से भाग जाती है और फिर सीधे वेंसडे के पास आकर उसे चेतावनी देती है कि जोसेफ आज भी खत्म नहीं हुआ है और वो तब तक मरेगा नहीं जब तक सबको मिटा न दे। वेंसडे की आंखें खुलती है और वो ये सब कुछ थिंग को बताती है। तभी वही डरावना राक्षस फिर से सामने आता है। बारिश शुरू हो जाती है और वेंसडे उसके पीछे भागती है। वो राक्षस के पैरों के निशान का पीछा करती है, लेकिन निशान अचानक इंसानी पैरों में बदल जाते हैं और वेंसडे को यकीन हो जाता है कि वो राक्षस कोई इंसान ही है। वो जेवियर से टकराती है और सब कुछ बताती है, लेकिन बारिश के कारण सबूत मिट जाते हैं। अगले दिन पूरे शहर को क्रैकस्टोन की नई मूर्ति के उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है। वेंसडे का बैंड डोंट स्टॉप गाना प्ले करता है, लेकिन जैसे ही उद्घाटन होता है, थिंग वेंसडे के इशारे पर मूर्ति में ब्लास्ट कर देता है। लोग घबरा जाते हैं, अफरातफरी मच जाती है और वही खड़ी वेंसडे की आंखों में अब एक नई आग जल रही होती है, बदले की आग। प्रिंसिपल लरिस उस पर चिल्लाती है, लेकिन वेंसडे कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, पर आप उस जंगल के सच को छुपा रही है। रात को वही बेघर बूढ़ा फिर जंगल में नजर आता है, लेकिन इस बार वो राक्षस उस पर हमला कर देता है। बूढ़े के पास एक कैमरा होता है, जिसमें उस हमले की सारी तस्वीरें कैद हो जाती है। पुलिस को अगली सुबह वो कैमरा और बूढ़े की बॉडी मिलती है। जब तस्वीरों को जूम करके देखा जाता है, तो राक्षस का चेहरा सामने आता है। वो कोई और नहीं, इंसान ही था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी बुरे सपने से निकला हो। क्या वेंसडे इस राक्षसी सच को उजागर कर पाएगी, या क्रैकस्टोन की साजिशें फिर से आग बनकर सब कुछ जला देंगी? कभी कभी इतिहास को मिटाने की लाख कोशिशें की जाती है, लेकिन कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जो अंधेरे में सच की लौ जलाए रखता है। वेंसडे हमें सिखाती है कि अगर दिल में जुनून और दिमाग में सच्चाई हो, तो हर रहस्य का पर्दाफाश मुमकिन है। अगर आप वेंसडे की आगे की कहानी जानना चाहते हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिनेमा इनसाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।